डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कैपिटल गेन की गणना इनकम टैक्स पर्पस से कैसे करते हैं इसके बारे में ब्रीफ में समझाने वाला हूं। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे जो 5 हेड हैं उनमें एक हेड कैपिटल गेन यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस हेड में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी कैपिटल असेट, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वह गत वर्ष में ट्रांसफ़र यदि की गई है तो उससे यदि कोई प्रॉफिट हमको गेन मिला है तो वह इस हेड में टैक्सेबल होगा, सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को कंसीडर करते हुए। यानी कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, गत वर्ष में होना चाहिए, ट्रांसफ़र से प्रॉफिट होना चाहिए और सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन 4 बातों को हम ध्यान में रखकर गणना करते हैं तो इस हेड के अंतर्गत जो इनकम हो रही है वह टैक्सेबल होगी। अब जब हम कैपिटल गेन के संबंध में गणना करते हैं तो कैपिटल गेन को भी 2 भागों में हमको बांटना पड़ेगा। जैसे हमने कैपिटल असेट को बांटा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, इसी तरह हमें गेन को भी 2 भागों में बांटना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म यदि कैपिटल एसेट को बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यानी कोई भी प्रॉपर्टी यदि 36 मंथ से कम समय के लिए उस प्रॉफिट पे गेन, यह शॉर्ट टर्म होगा। 36 या इससे ज़्यादा अवधि के लिए रखी गई प्रॉपर्टी को बेचा है तो वह हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यदि लिस्टेड सिक्योरिटी है तो ये पीरियड आपका 12 मंथ का हो जाएगा। यदि हमारे अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो ये पीरियड आपका 24 मंथ का हो जाएगा। तो एक बार ये डिसाइड हो गया कि ये प्रॉपर्टी हमारी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी बेची तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेची है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसकी गणना करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार हम इसकी गणना करेंगे। सबसे पहले हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल प्राइस, संपत्ति को पहले शॉर्ट टर्म की बता देता हूं और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म पे चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचने पर जो हमको सेल प्राइस प्राप्त हुई है विदाउट एनी डिडक्शन, जो हमारी एग्रीड वैल्यू है सेल प्राइस, उसको हमको कंसीडर करना है। वह लिखेंगे सबसे पहले। इसमें से हमें घटाना लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी संपत्ति को प्राप्त करने की जो लागत है वह लागत। जब हमने खरीदी तो संपत्ति की लागत कितनी आई, यानी संपत्ति को बेचने पर जो कुछ खर्च हमने अपने वेंडर को भुगतान किया वह हमारी लागत है। और यदि कोई इंप्रूवमेंट हुआ जिसके बारे में आगे भी चर्चा करूंगा तो, या उसको प्राप्त करने के लिए कोई अन्य खर्चा किया हमने, तो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये घटाना है। ये भी घटाना है हमको कि उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने पर यदि कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हमने किया है, जैसे हमने कोई ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी बेची है तो ब्रोकर को हमने ब्रोकरेज दी होगी, कमीशन दिया होगा, कोई स्टैम्प ड्यूटी का के लिए हमने खर्चा किया है, तो उन सब खर्चों का टोटल भी हमको लेस करना है, लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। इसके बाद हमको लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी उस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद में उस पर यदि और कोई खर्चा हमने किया है, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी
हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद में हमने उसको रिनोवेट कराया और रिनोवेशन पर हमने उसको 5 लाख रुपये और खर्च कर दिए, तो ये 5 लाख रुपए हैं, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी हमको लेस करना है, यानी फुल कंसिडरेशन वैल्यू के अंतर्गत हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर तथा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन तीनों को कम कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह हमारा कैपिटल गेन होगा बिफोर कंसिडरिंग सेक्शन 54। जो इनकम टैक्स का 54 सेक्शन जिसमें हमको एग्जाम्पशन मिल सकता है, उसको घटाने से पहले हमको कैपिटल गेन मिल गया। अब यदि हम 54 में कोई एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं या उसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो उसमें से आपको पहले बता रखा है, यदि हमारा हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो पहले 1 साल पहले, 2 साल बाद में और 3 साल में उसका निर्माण यदि हमने कर लिया है तो हमको एग्जाम्पशन का लाभ मिल जाएगा। तो जो जिस भी कंडीशन में हम एलिजिबिलिटी रखते हैं वो एग्जाम्पशन की अमाउंट यहाँ पर कम कर दीजिएगा। पहले भी बताया था, ये एग्जाम्पशन की अमाउंट किसी भी स्थिति में आपको जो प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, यदि आपको प्रॉफिट 20 लाख का हुआ है, आपने प्रॉपर्टी 25 लाख में खरीदी है तो एग्जाम्पशन 20 लाख का ही मिलेगा। यदि प्रॉपर्टी आपने 20 लाख से कम वैल्यू की खरीदी है तो आपको कम का ही लाभ मिलेगा, पूरी गेन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी विच एवर इज लेस, सेल प्राइस जो हमारी नई प्रॉपर्टी की जो परचेज प्राइस है और कैपिटल गेन, दोनों में से जो कम होगा उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। अब जो नेट अमाउंट आ जाएगी वह नेट अमाउंट हमारी होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये भी कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैंने इसके पैरेलली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आपको एक फॉर्मेट सा बनाकर आपके सामने रखा है मैंने। इसको देखिएगा, लगभग वही बातें हैं, केवल एक नई चीज़ जोड़ी है हमने कॉस्ट के संदर्भ में, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में, कि हमने इंडेक्स्ड वैल्यू ली है इसकी, इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी सबसे पहले यहाँ पर भी हमको अपनी जो सेल प्राइस है, ये जो हमारा फुल कंसिडरेशन है सेल प्रॉपर्टी को बेचने पर, उसको कंसिडर करेंगे, उसमें से लेस करेंगे इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी संपत्ति खरीदनी जिस वर्ष हमने खरीदी है। इंडेक्स वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमने संपत्ति पहले खरीदी थी, इन्फ्लेशन के कारण से आज वो संपत्ति कितने में हमको मिल सकती है, वही संपत्ति उसकी कितनी लागत हो सकती है, वह हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी। कॉस्ट, इसको CII बोलेंगे हम, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यूड। ये 2001 इंडेक्स वैल्यू, जो मैं थोड़ा सा और आगे बताना बाद में बताऊंगा, कि 2001 में स्टार्ट हुई थी और हर वर्ष सरकार इसके लिए नई वैल्यू आपकी डिक्लेयर करती है। तो हमको सबसे पहले कंसिडरेशन वैल्यू लेनी है, उसमें से लेस करनी है इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लेस इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये दोनों एक नहीं हो सकता है हमने इम्प्रूवमेंट 5 साल बाद में किया हो, हमने 10 साल बाद में इम्प्रूवमेंट किया हो, तो जिस वर्ष में हमने इम्प्रूवमेंट किया है उसकी CII वैल्यू को कंसिडर करेंगे हम, और आज की CII वैल्यू को कंसिडर करेंगे उस ईयर में, जिसमें ईयर में इम्प्रूवमेंट किया उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसके आधार पर आज हमारी CII वैल्यू कितनी हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर ठीक उसी प्रकार लेस करेंगे जैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई ब्रोकरेज दी है, कोई कमीशन दिया है, कोई स्टैम्प ड्यूटी चुकाई है, ये सब लेस करने पर हमको नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होगा। इसमें से सेक्शन 54 के अंतर्गत यदि हमको कोई एग्जाम्पशन के लिए हम एलिजिबल है, हमको मिल सकता है, तो वो एग्जाम्पशन की अमाउंट घटा दीजिएगा। आपको बता रहा है सेक्शन 54 के अंतर्गत रेजिडेंशियल हाउस को बेचने से हमको कोई गेन हुआ है 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल में हमने नई संपत्ति बना ली है,
तो एग्जाम्पशन का लाभ मिलेगा। 54B में एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, 2 साल में हमने नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली है। 54EC में आपकी बॉन्ड्स के बारे में आ जाता है, और 54F ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में आ जाता है। तो हमने कोई भी म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स खरीदे तो ये 6 महीने की पीरियड है, 6 महीने में उसी प्रकार की नए बॉन्ड्स हमको खरीदने होंगे। तो यदि हम इस सेक्शन में एग्जम्पशन के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो अमाउंट इसमें से कम कर दीजिएगा, तो हमको नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा, यानी ये हमारी टैक्सेबल इनकम होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जो इस हेड में टैक्सेबल होगी। मैं एक बार इंडेक्स वैल्यू के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हुई है 2001 और 2 से, और वर्तमान में भी इंडेक्स वैल्यू है। हर वर्ष सरकार इसके लिए इंडेक्स वैल्यू करती है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू सामान्यतः क्वेश्चन में आपको दी हुई रहती है। 2001 में ये 100 थी, 2001-2 में 100 के बराबर थी, और आज 2020-21 में ये 301 है, यानी 3 गुना प्राइस हमारी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई असेट हमने 2001 के अंतर्गत 1 लाख में खरीदी थी, वो अब 3,01,000 की हो गई है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कोई भी प्रॉपर्टी की ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिएगा उस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी जिस वर्ष हमने खरीदी है, उस परचेज ईयर के अंतर्गत उसका CI वैल्यू कितनी है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और करंट ईयर के अंतर्गत उसकी CI वैल्यू कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन अपॉन CI ऑफ परचेज ईयर इंटू CII ऑफ सेलिंग ईयर, इसके आधार पर हमको इंडेक्स वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह इम्प्रूवमेंट कॉस्ट के लिए भी ये याद करेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एट द टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर अपॉन CI वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर इंटू CI वैल्यू ऑफ करंट ईयर यानी सेलिंग ईयर, इसके आधार पर इंडेक्स वैल्यू ऑफ हमको प्राप्त हो जाएगी इम्प्रूवमेंट की। लेकिन कभी भी ट्रांसफर एक्सपेंडिचर की CI वैल्यू कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि ये हमेशा करंट ईयर में होती है, इसलिए इसकी CI वैल्यू नहीं होगी। तो आपको CI वैल्यू, अब एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है कि कुछ आपकी एसेट्स ऐसी होती हैं जो कॉस्ट फ्री होती है। आप कहते हो नहीं मुझे तो फ्री में मिली है, तो फ्री में मिलने वाली बात नहीं, फ्री में तो हम उसके उस समय के मार्केट वैल्यू के आधार पर उसको जज कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेल्फ जनरेट एसेट होती हैं जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये आपने जनरेट की हैं। यदि परचेज किए तो परचेज प्राइस हमारे पास में है, और हमने परचेज नहीं की हैं तो ये हमारी सेल्फ जनरेट एसेट होंगी, और इनकी कॉस्ट हमेशा ये 0 मानी जाएगी। जो सेल्फ जनरेट प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू ये हमेशा 0 होगी। इस प्रकार हम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की गणना कर सकते हैं। ब्रीफ में एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि हम गणना कैसे करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो हमको सेल प्राइस मिली उसमें से लेस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और सेक्शन 54 में जो अमाउंट एलिजिबल है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। यदि लॉन्ग टर्म की गणना कर रहे हैं आप तो सेल प्राइस के अंतर्गत इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर और एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कम कर दीजिएगा तो नेट कैपिटल गेन मिल जाएगा। अब एक लास्ट में एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है, यदि कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है, 2001 से पहले के होने पर उसकी लागत प्राइस और 2001 को उसके मार्केट प्राइस जो दोनों में से ज़्यादा हो, कैपिटल गेन की गणना करने के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। 2001 के अंदर उसकी जो मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो हायर ली है
उसके आधार पर हम इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2001 में इंडेक्स वैल्यू 100 है, आज उसकी वैल्यू 301 है। और इस प्रकार हम इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट उस प्रॉपर्टी की भी कर लेंगे। तो इस प्रकार हम कैपिटल गेन की गणना करने के लिए हमने आज सीखा कैपिटल गेन गणना कैसे करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बता सकते हैं। थैंक यू।